होने की वजह से आप अपनी कमाई हुई रकम पल भर में गंवा देते हैं। इसी वक्त हम हाजिर होते हैं योर मनी लेकर। योर मनी में हम आपको बताते हैं कि आप कैसे करें बढ़िया इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट कैसे करें और कब, कहां और कितना पैसा लगाएं, क्योंकि आपके मेहनत से कमाए गए पैसे की फिक्र हमें भी है। योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है ट्रांसेंड कंसल्टेंसी के सीईओ कार्तिक जवेरी। कार्तिक, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। दिल्ली से सुभाष चौहान ने हमें ईमेल किया है। सुभाष ने पूछा है कि एसआईपी क्या होता है। साथ ही वो जानना चाहते हैं कि 3 से 5 साल के लिए हर महीने 1000 रुपए कहां इन्वेस्ट करें। इसके अलावा सुभाष ये भी जानना चाहते हैं कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी, लार्ज कैप, मिड कैप फंड का मतलब क्या होता है। कार्तिक, बहुत ही बेसिक सवाल है लेकिन लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं एसआईपी से। एसआईपी क्या होता है? एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बिल्कुल हमारे रिकरिंग डिपॉजिट, जिस तरह से हम रिकरिंग डिपॉजिट की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये कुछ इसी तरह से चलता है। आपको हर महीने इस एक स्कीम में आपका पैसा जमा करना है और टाइम टू टाइम आपका पैसा बढ़ता जाएगा। हम एसआईपी क्यों करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मार्केट में अगर हम एक साथ अपना पैसा लगा देते हैं तो, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो जाहिर सी बात है हमें फायदा होता है, मगर अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमें भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए क्योंकि हम बूंद बूंद से सागर भर रहे हैं अपना, तो छोटे छोटे अमाउंट में एसआईपी करने से कभी ऊपर वाले भाव, कभी नीचे वाले भाव मिलते हैं। और जब हम 5, 10, 15 साल तक इस तरह का निवेश करते हैं तो आमतौर पे जो हमारा एवरेज प्राइस होता है, यानी कि जो आम एवरेज भाव जिस पे हमने लिया होता है, वो मार्केट के स्तर से काफी नीचे ऑटोमेटिकली बन जाता है। इससे हमें बहुत फायदा होता है। दूसरी बात, ये अगर 3 से 5 साल के लिए करना चाहते हैं तो मेरी इनको सलाह है, क्योंकि ये पहली बार कर रहे हैं तो ये मत कीजिए। शायद 3 साल में ऐसा भी हो कि आपको मुनाफा ना हो, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं जितने लोगों ने 2007 में मार्केट की तेजी में इन्वेस्ट किया था, अभी तक उनका कोई पैसा नहीं बना। तो कम से कम अगर आपके पास 8-10 साल का टाइम फ्रेम है तभी यहाँ पे आइए, वरना आपको निराशा होगी। दूसरी बात, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में शुरू कीजिए। और जो आपने पूछा है कि डाइवर्सिफाइड क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, ये बड़े सिंपल से फंड्स होते हैं। लार्ज कैप यानी कि लार्ज कैपिटल बेस्ड कंपनी, जिसका कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है। कैपिटलाइजेशन सीधे सीधे भाषा में बोले तो जो उसकी मार्केट का भाव है और उसके जितने भी शेयर्स मार्केट में है उसका एक गुणाकार है, मल्टीप्लीकेशन है, जिससे कि ये पता चलता है कि कंपनी का कितना पैसा बाजार में है। तो इसका मतलब ये है कि जो जितनी बड़ी कंपनी होगी उसका भाव उतना ज्यादा होगा, उसके शेयर इतने ज्यादा हो गए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लार्सन एंड टोब्रो बहुत बड़ी कंपनी है तो वो लार्ज कैप की श्रेणी में आती है। जबकि कोई दूसरी कंपनी होती है जैसे कि एवरॉन सिस्टम्स है या एडुकेम, ये काफी नई कंपनी है तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कम होगा। और हम ये कम वाली यानी कि जिसे हम मिड कैप कहते हैं या स्मॉल कैप कहते हैं, उसमें ग्रोथ की क्षमता ज्यादा होती है, न कि जो लार्ज कैप बन जाते हैं जो इतनी बड़ी बन जाती है कि वो 5 या 10% भी अगर ग्रो कर ले तो बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। जबकि छोटी कंपनियां 40-50% भी ग्रो कर सकती हैं। तो ये बुनियादी तौर का फर्क है। और ये अगर शुरुआत करना चाहते हैं एसआईपी के जरिए कार्तिक, तो आप कोई फंड बताना चाहेंगे, कहां से शुरू कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। वो बिरला का फ्रंटलाइन फंड है, डीएसपी का टॉप 100 है, एचडीएफसी इक्विटी फंड है, रिलायंस विजन फंड है, रिलायंस रेगुलर सेविंग्स फंड है, टाटा का प्योर इक्विटी फंड है। ये सारे ही डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं जो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो इससे उनका नुकसान थोड़ा सा कम होगा। और शुरुआत इसी चीज से करनी चाहिए कि हम डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड से अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो है वो शुरुआत करें। कार्तिक, आपने कहा कि 3 से 5 साल के लिए एसआईपी करने की सलाह आप नहीं देते क्योंकि शायद मुनाफा ना हो, लेकिन जिनका नजरिया 3 से 5 साल के लिए ही है और वो म्यूचुअल फंड में निवेश करना भी चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? नहीं स्वाति, 3 से 5 साल का मतलब ये होता है कि जो अगर हम एकजुट में पैसा लगा देते हैं तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 साल में हमारा मुनाफा ना बने। और उदाहरण के तौर पे मैंने 2007 से अभी तक का टाइम फ्रेम दिया था। पर अगर उनको सही मायनों में पैसा बनाना है तो 5 से 10 साल का टाइम फ्रेम रखें। फिर अगर 3-4 साल में ही बहुत पैसा बन जाता है तो क्यों ना थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी किया जाए। तो ये संभावनाएं हैं। ऑलराइट, ठीक है। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। रमेश बाबू हमारे साथ है। रमेश जी, पूछिए, क्या जानना है आपको? Yeah, good evening, Zee. Good evening, sir. Yeah, I think you've already seen my portfolios. The big list is that periodically I've been investing.
And now just I wanted to ask you that what are the funds I wanted to hold and it's better to sell? What are the funds to sell? ऑल राइट। कार्तिक, इनके पोर्टफोलियो में कुल 32 फंड है, तो पहले तो ये बताइए कि इस 32 फंड का क्या किया जाए? इतना ज्यादा फंड पोर्टफोलियो में होना क्या सही है? देखिए रमेश बाबू, ऐसा होता है कि जब हम कभी कभी पहले कुछ साल जो हमारी जो स्टॉक मार्केट में निवेश करने की जो तरीका होता है, हमें लगता है कि हम बहुत सारे फंड्स में अगर निवेश करें तो हमारा नुकसान कम होगा, और एडवाइजर भी उस तरह से बहुत बार एडवाइस देते हैं। देखिए, ये स्टॉक्स नहीं है, हर फंड में 40 से 50 स्टॉक होता है, तो इतने सारे फंड को अगर आप 40-50 से मल्टीप्लाई करें तो कितने सारे शेयर्स में आपका पैसा लगा हुआ है। अगर फंड के डुप्लीकेशन के हिसाब से कम भी करते तो भी आपके पास करीब करीब 200-250 कंपनियों में आपका पैसा लगा हुआ है। देखिए, ये शेयर्स नहीं है, ये फंड्स है। अगर 4-5 फंड्स भी हो तो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई नुकसान या मुनाफे वाली मतलब कोई शॉर्टेज नहीं होगी आपको। अगर आप एक या दो डाइवर्सिफाइड फंड ले, एक मिड कैप फंड ले, एक सेक्टोरल फंड ले, और चाहे तो एक एग्रेसिव फंड ले, तो वो भी बिल्कुल एक अच्छी स्ट्रेटेजी बन सकती है। जैसे कि रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है, ये एक एग्रेसिव फंड है, तो या डीएसपी अपॉर्चुनिटीज है, ये एक एग्रेसिव फंड बनता है। जैसे कि आपके फंड है, जो बिरला फ्रंटलाइन है, जो आपके पास रिलायंस ग्रोथ फंड है, विजन फंड है, ये सारे डाइवर्सिफाइड फंड्स है। तो आप इनमें से कोई एक या दो चुनिए। जैसे कि आईडीएफसी प्रीमियर आपने दिया, ये भी एक डाइवर्सिफाइड फंड है। तो हर एक ऐसा फंड क्यों चुने जो काम एक ही करता हो। तो मेरे ख्याल से ये सारा पोर्टफोलियो, मैक्सिमम पोर्टफोलियो आपको सेल कर देना चाहिए, और ये सारा पैसा कंसोलिडेट करके, ऑफकोर्स कैपिटल गेन्स वगैरह वो देख के करना, वो एग्जिट लोड भी देख के करना, पर वो आपका जो एडवाइजर है वो आपको उसमें मदद कर सकता है। पर इसको 4 या 5 फंड्स में लेके आइए इस पोर्टफोलियो को, तब आपको पोर्टफोलियो में ताकत भी आएगी और मैनेज करने के लिए भी आसान होगा। दूसरी एक बहुत अहम बात है जो मैंने आपके सारे फंड्स में देखी है, वो ये सारे फंड्स आपके डिविडेंड री इन्वेस्ट ऑप्शन में है। तो डिविडेंड री इन्वेस्ट और ग्रोथ में बुनियादी तौर पे कोई फर्क नहीं है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रोथ में ही रखिए, क्योंकि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में आपको पैसा मिलता है और वही पैसा आपका वापस इन्वेस्ट हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई उसमें बेनिफिट नहीं है। और ये डिविडेंड शेयर की डिविडेंड जैसा नहीं है कि जिससे आपको एडिशनल मुनाफा हो रहा है, आप ही का पैसा आप ही को लौटा रहे हैं और आप ही के नाम पे वापस इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारा ट्रांजैक्शन होने की बजाय कैपिटल गेन्स में या कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगी, उससे अच्छा है कि सीधा सीधा एक ग्रोथ वाला ही ट्रांजैक्शन ले लीजिए, और जब आप सेल करके री एंटर करें मार्केट, यही फंड इन्हीं फंड के पोर्टफोलियो में से 4-5 जो फंड चुनकर, तो आप सारे में ग्रोथ ऑप्शन में ही जाइए। लेकिन ये 32 फंड में से 4-5 फंड कौन से हो सकते हैं कार्तिक, क्योंकि ऐसे इनको छांटना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए? देखिए, ये छांटना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि 4-5 फंड हैं जो एक ही काम कर रहे हैं। जैसे कि आईडीएफसी प्रीमियर है, बिरला फ्रंटलाइन है, रिलायंस रेगुलर सेविंग्स है, एचडीएफसी इक्विटी है, टॉप 200, ये सारे एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे फंड्स के परफॉर्मेंस भी उतने ही अच्छे हैं। अभी इनको कहां पे कंफर्ट है, उनके एडवाइजर के हिसाब से जो इनको एडवाइस करते हैं, ये कोई भी 4 में से अगर एक चुन ले तो ठीक है, इनके सारे ही फंड्स ठीक है। फंडामेंटली कोई भी फंड में प्रॉब्लम नहीं है। एक जेएम का जो कॉन्ट्रा फंड है, ये 1-2 फंड है जिसके परफॉर्मेंस इतने बेकार रहे हैं कि उनको तो वैसे ही सेल कर देना चाहिए, पर बाकी एक छुटपुट इस जेएम कॉन्ट्रा के सिवाय मुझे ऐसा कोई फंड नहीं दिखाई देता जो उनको एक्चुअली एग्जिट करना चाहिए। पर इतने सारे फंड्स में नहीं रहना है, हमें सिर्फ कंसोलिडेशन करनी है, दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। तो एनी वन डाइवर्सिफाइड, एनी वन मिड कैप, एनी वन सेक्टोरल, ऑल योर फंड्स आर गुड, पर ये कोई भी 3 या 4 फंड चुन लीजिए, या आपके एडवाइजर को पूछिए, वो आपको बता देगा, और उस तरह से आप अपना सेल करके री एंटर कर लीजिए। चलिए, वक्त है एक छोटे से